नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का आरओ एआरओ का एग्जाम आपका दिसंबर में आने वाला है, जिसके लिए हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है पूर्व अवलोकन श्रृंखला, यानी पूर्व अवलोकन सीरीज, जिसका हम क्या करने वाले हैं, एनालाइजेशन करने वाले हैं पहले। तो यहाँ पर आपकी जो सीरीज चल रही है, अभी तक जो चल रही थी वो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज से आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी किसकी चलेंगी, वो आपकी ज्योग्राफी की चलने वाली हैं। हिस्ट्री की क्लासेस जो आपको अखिल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही थी, अब ज्योग्राफी की क्लासेस जो होगी वो मेरे यहाँ द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपना पहला चैप्टर समझना है कि हम भारत के भूगोल को अगर करने वाले हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के सामान्य परिचय को करने वाले हैं। तो इसमें आने वाले क्वेश्चन या आए हुए क्वेश्चन, जितने आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम उनको यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। चलिए बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हम आज भारत के भूगोल को करने वाले हैं। अब इस भारत के भूगोल में सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में जो आपका टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे समझा रखे हैं कि पहले हम क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल को समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन से आते हैं, उनको करने वाले हैं। दूसरा है आपका अक्षांशीय विस्तार। तीसरा है आपका भारत एवं कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी 23.5 डिग्री की कर्क रेखा होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चौथा है आपका मानक समय, जिसे हम कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो हम इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, ऐसी इन्हीं टॉपिक को समझना है, रोजाना हमारी क्लासेस जुड़ना है, और जुड़ने के बाद में करना क्या है, रोजाना क्लासेस को लेना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद में एनालाइजेशन अपने आप में भी करना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही हैं। तो एक भी सही हो सकता है एक से ज्यादा भी सही हो। तो यहां पे क्वेश्चन आपका पहला कथन कहता है कि पहला कथन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अब आप बताइए कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश कितना, कौन से नंबर का है। तो सभी जानते हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत विश्व का छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये पहला कथन तो मुझे यहाँ पे गलत ही दिख गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप कमेंट में बताइए कि भारत के अलावा यहाँ पे अगर 7वां है तो इसके पहले 6 देश कौन से हैं, ये आपको बताना है। कमेंट में आप पिन करिए। दूसरा है आपका संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है आपसे कि ये है आपकी पृथ्वी, यानी जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है पृथ्वी का मॉडल टाइप का। तो ये पृथ्वी है, और जिसमें आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये भारत है। अगर ये भारत है तो भारत को मैंने यहां पे दिखाया कि इसका पास में क्या है, ये पूरी आपकी भारत का स्थलखंड है। और इस स्थलखंड की जो करेंगे एरिया की बात, तो ये है आपका 32,87,263। अब ये क्या है, 32,87,263, ये आपका एरिया है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का भारत के पास में एरिया है। ये जो एरिया है, तो संसार को मैं मानूं, जो संसार के स्थलखंड आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं कह दूं कि ये आपके 100% है। अगर ये आपके 100% हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये 32,87,263 है। ये संसार के अकॉर्डिंग कितना है, 2.4%, यानी हमारे पास में 2.5% भी जमीन नहीं है। कितनी है, 2.4% है। तो 32,87,263 ये संसार का 2.4% एरिया है। तो यही बात यहां से पूछी गई थी। दूसरा यहां पे सही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब तीसरे की बात करते हैं। कर्क रेखा की बात कर रहा भाई, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। ये तो भाई मैंने भी सुना है, सबने सुना होगा कि 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो भारत के बीच से गुजरती है। यहां से भारत को वहां पे क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत को यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कर्क रेखा जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो यहां आपको 2 पार्ट में दिखेगा, एक आपका ऊपर वाला पार्ट और एक आपका नीचे वाला पार्ट। ये हो गया। चलिए फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो मान लीजिए ये क्या है, आपकी अर्थ है। तो अर्थ के पास में आपकी रेखाएं हैं। तो रेखाएं जो कि इमेजनरी हैं, ये आपकी कहलाती है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, ठीक है, जिसमें होगा नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये है आपकी 23.5 डिग्री की मकर रेखा, जिसे कहते हैं साउथ लैटिट्यूड। अब इसके अलावा ये है आपका 0 डिग्री। अब ये क्या है, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि यहाँ पर सन की जो रेज हैं इन तीनों पर डायरेक्ट पड़ती हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेंगी तो आप एक बात बताओ कि एरिया कैसा रहने वाला, भाई गर्म रहने वाला है। और ये गर्म रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। अगर ट्रॉपिकल जोन कहेंगे तो हिंदी में से क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध कहेंगे। और अगर इसे उष्णकटिबंध कह रहे हैं तो यहाँ का मतलब ये क्या, पूरी तरह से भारत इसमें स्थित है,
नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि भारत की जो कर्क रेखा है, या फिर हम अभी देख रहे थे कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री में आपको यहाँ पे भारत दिखेगा। अगर भारत आधा इधर है आधा इधर है, तो आप एक बात बताओ, भारत आधा इधर है आधा इधर है, तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट कहाँ पे होगा भाई, 23.5 डिग्री से ऊपर है, तो बता दो ना। फिर क्या क्या यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्थित है, नहीं भाई, तो यहाँ पे फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हमारे पास में सही पूछे थे तो सेकंड और थर्ड हमें दिख रहे हैं, तो सेकंड थर्ड हमारे पास में किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, तो मेरे पास में सही आंसर मिल गया सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन, यहाँ पे चार कथन दिए थे, चार कथन के यहाँ पे आंसर पूछे थे कि कौन कौन से सही हैं, वो मैंने बता दिए। तो इसी तरीके से हमें एनालाइजेशन करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इसी तरीके का है जो कि आपकी घटना चक्र में दिया है। तो हम सारे प्रैक्टिस, यानी आपके सेम क्वेश्चन भी आएंगे तो हम उनको करते हुए चलेंगे, ठीक है, वो जल्दी कर लेंगे। सेकंड कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। अब बताना यहाँ पे सही है, वो भी सही बताने थे। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि चार कथन दिए हैं, कूट हमें यहाँ पे दिया है, और ये पेपर में आया था, यूपीपीसीएस के पेपर में, मेंस के पेपर में आया था, 2006 में आया था। तो पहला कहता है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अरे भाई अभी देख के आए हैं, भारत विश्व का 5वां तो नहीं है, 7वां देश है, थालाफोरा रीजन इसे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो अभी मैंने बताया था कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है हमारे पास में, ये पूरे स्थल खंड का 2.4% है, और इस 2.4% पर लगभग 17.5% लोग रहते हैं, यानी दुनिया के लगभग 18 लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो इतनी जनसंख्या, जमीन कम है, तो यहाँ पे सेकंड तो हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो भाई अभी ही हमने देखा कि उष्णकटिबंध का मतलब है कि वो 23.5 डिग्री और 0 यानी मकर रेखा के बीच में होना। यहाँ पे अगर मकर रेखा है, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है, इसके बीच में होना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में भारत इतना नहीं है, भारत हमारे पास में और भी है, यानी इसके ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये तीसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा। फोर्थ बचता है। फोर्थ क्या कहता है कि 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जी बिल्कुल सही बात है कि 82.5 डिग्री का जो मानक समय है, यहां से हमारे पास में एक रेखा और गुजरती है जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा, और वो देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री की है, और उसे कहा जाता है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो भारत का जो क्षेत्र है, आप देखोगे दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फर्क आ जाता है, और ये 30 डिग्री 2 घंटे के बराबर हो जाता है। अगर वो 2 घंटे के बराबर है तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बीच का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बीच का सॉल्यूशन कौन सा निकला, 82.5 डिग्री का। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं। यहां के अकॉर्डिंग हमारा टाइम मैनेज होता है। तो ये जो टाइम हम आपके यहाँ पे अभी जो बच रहे हैं ना, जो अब आप अभी आपके पास में जो आपकी वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे जो बज रहा है, वो IST के अकॉर्डिंग हमारा टाइम है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन भी ये सही हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कौन सा सही हो, सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ देखो कहाँ पर है, ABCD में 4 में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर डी में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है भाई, थर्ड फिर कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, भाई क्षेत्रफल की दृष्टि हमारे पास में है, और आगे पता है कि हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 है, और ये हमारा क्षेत्रफल है, और ये क्या है, ये कौन सा स्थान रखता है, ये वर्ल्ड का 7वां स्थान रखता है, और 7वां स्थान है। और उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा है टोटल कितना, ये हमारा संसार का 2.4% पार्ट है। तो इसका तो आंसर हमें मिल जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और मैंने बताया था कि हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो कि है कि हम पहले ही अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके बाद में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले ही आपको पूरी तरीके से एनालाइज करके बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, फिर कहता है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर करके बार बार इसी को पूछा जा रहा है। ये भी पूछा गया भाई MPPCS में 2010 में कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है। भाई ए है भाई 5वां, बी 6वां, सी 7वां, और डी कहता है भाई इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत आकार में 7वां बड़ा देश है, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के क्षेत्रफल का
संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, पहले तो भारत का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं। पहला है आपका 3287,263। अब तो रट गया होगा क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि 3287,263, 3287,263 ये क्या है, हमारा भारत का क्षेत्रफल है इतना। अब कह रहा है कि ये संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। बात सही है भाई, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि पूरे संसार का जो स्थलखंड है उसका ये 2.4% पार्ट है। अब ये 2.4% पार्ट है, परंतु अब क्या परंतु, ए कहता है संपूर्ण मानव जाति का 16% है, 16%। बी कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, यानी इसमें जितनी, यानी पूरे वर्ल्ड में 100% जनसंख्या होगी तो उसका 17% हमारे यहां रहता है, ये बात कर रहा है। सी कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। डी कहता है कि संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। अगर मैं बात करूं सेंसस 2011 के, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल डेटा है वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आएगा। अब क्योंकि हमारे पास में जनगणना अभी हुई नहीं है, क्योंकि अगर जनगणना होती तो हमारे पास एक नया डेटा आ जाता और हमें पता चल जाता कि हमारे पास में यानी भारत में कितनी जनसंख्या है। हम एक अंदाज से कहते हैं कि 141 करोड़ है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। अब 121 करोड़ पूरे वर्ल्ड का 17.5% है, यानी ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का 17.5% है। अब यहाँ पे आ गया कंफ्यूजन कि भाई यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं भी 17.5 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, या 18 है, या 28 है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखो कि ये क्वेश्चन आया 1994 में। घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया है ये आपका बीपीएससी में 1994 में आया था, 1994 में आया था। अभी अगर 1994 में आया था उसके अकॉर्डिंग तो संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 17.5% है, क्योंकि 0.5% हमारी एक्स्ट्रा हो चुकी है। तो लेकिन नियरेस्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1994 के अकॉर्डिंग 17% सही है, लेकिन 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 17.5% यहाँ पे सही होगा। तो लगभग 17.5% लोग हमारे यहां पे रहते हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है। अब ये भी याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया है, तो 2010 में पूछा गया, लेकिन हम यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों की बात करेंगे। तो आपके जो गांव हैं, यानी 2010 की बात करेंगे तो 2010 में आपके गांव कितने थे, 6,30,000 गांव थे। कितने गांव थे, 6,30,000 गांव थे। लेकिन 2011 की जब जनसंख्या हुई तो उसमें कितने थे, तो 6 लाख, यानी जो आपका जनगणना हुई तो 6,40,932 गांव थे। तो हमने यहाँ पे लगभग की बात की, तो लगभग के अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आया था 2010 में, लेकिन आज के अकॉर्डिंग यानी 2011 के अकॉर्डिंग हमारे पास में 6,40,932 गाँव हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ों की बात हो रही है, कौन से जोड़े की, वो जोड़ा है आपका यहाँ पे भारत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ कहता है ऑप्शन नंबर ए। हमें क्या बताना, देखो एक बात याद रखना, हमें हाँ का तो पता होता है, नहीं का पता नहीं कर पाते कभी कभी। तो हमेशा याद रखने क्वेश्चन में जो दिया है ये वर्ड, ये कभी कभी हम इग्नोर कर जाते हैं, तो इस पर फोकस करना है। ठीक है, नो मीन्स नो होता है, इस पर, यही पर फोकस करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अरे भाई ये क्या कह दिया, अभी तो हमने देखा था 32,87,263, अभी तक हम समझ रहे थे कि 32,87,263 है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, और अगर ये क्षेत्रफल है तो इसके अकॉर्डिंग ये तो गलत होना चाहिए था। लेकिन रुको जरा, यहाँ पे देखो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की। तो मिलियन में ये संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 32 लाख की बात कर रहा है, मिलियन में होते हैं लाख, तो क्या हो जाएगा 3.28। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, बी की बात करेंगे। बी कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर होता है। भाई ये क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है, अक्षांश होते क्या हैं,
तो अक्षांश आपकी ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको हम अक्षांश कहते हैं। तो पृथ्वी में आप देखते हैं कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब ये अक्षांश है। जो आपकी भूमध्य रेखा ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपके मकर रेखा ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं अक्षांश। तो भारत भी यहाँ पे क्या होगा, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच में होगा। पूरा भारत, अगर ये भारत का मैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो ये किन्हीं दो अक्षांशों के बीच में होगा। तो एक अक्षांश तो आपका यहां से जाता होगा और एक अक्षांश आपका यहां से जाता होगा। जाता होगा कि नहीं जाता होगा, भाई जाता होगा ना। तो जो भारत के बॉर्डर को छू रहा है, जिसमें भारत पूरा स्थित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो विस्तार आप देखेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक खत्म होता है। तो भारत पूरा किसमें है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आप बताओ, यही तो मुझसे पूछा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही निकला। इसके बाद में अब कह रहा है भारत का रेखांशी यानी देशांतरी की बात कर रहा है। देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो भाई ये भी तो सही है, यानी जैसे आपका अक्षांशीय विस्तार था वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका देशांतरी विस्तार होगा। इस तरीके से आपकी देशांतर लाइन होंगी, ये लाइन इस तरीके से जाती है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी देशांतरी लाइन होंगी। अब एक बात बताओ कि कहीं पर तो भारत जो होगा ना, इन दो देशांतरों किसी दो देशांतरों के बीच में होगा, यही तो बात कह रहा है। तो भारत दो देशांतर के बीच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कोई ना कोई लाइन यहां से निकलती होगी। तो कौन सी निकलती है, एक लाइन तो ये निकलती है, ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसकी चेंज कर देता हूं। एक लाइन तो ये निकल रही है जो आपके इस बॉर्डर को छूते हुए जाएगी, ये बॉर्डर को छू लिया इसने, और एक लाइन जो है देशांतर वो यहां से निकल के जाए, इस बॉर्डर को छू लिया। तो इन दो देशांतर के, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में पूरा भारत है। तो यहां पे क्या कहता है कि जो 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर है, यहां पे तो आपका भारत का कौन सा पॉइंट होगा, भारत का वेस्टर्न पॉइंट होगा। और जो आपका भारत का ईस्टर्न पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट, वो क्या है, वो भारत का ईस्टर्न यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर से हम क्या बता सकते हैं कि भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, देशांतर से पता चल गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा अक्षांश की, तो इससे हम नॉर्थ का यानी भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इन सारी चीजों को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे मुझे सही दिखा है। डी कहता है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। भाई अगर मैं आज की बात करूं, क्या भारत में राज्यों की संख्या 26 है? भाई मैंने तो नहीं देखी ना मैंने पढ़ी है। तो भारत में संख्या कितनी है, 28 है राज्यों की संख्या। और यूटी की संख्या में बात करूं तो यूटी की संख्या है 8। तो यहाँ पे आपका जो गलत पूछा गया ना वो यही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। मैंने यहाँ पे आपको मैप के अकॉर्डिंग भी बता दिया, बाकी आपका आंसर बता दिया, और कौन सा गलत है ये भी पता चल गया, और इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करी है, क्योंकि जल्दी कोशिश करनी है। आगे बढ़ता है, कोशिश करते हैं अगले की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। हमें बताना है क्या असत्य है, गलत कौन सा है। तो गलत तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भाई कौन गलत है, सही का पता नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भाई सुबह से रट रहे हैं इसे, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो सही निकला। बी कहता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। अगर मैं डेटा की बात करूं, किस डेटा की बात करूं, भाई डेटा मेरे पास में ऑफिशियल है सेंसस 2011। अब मैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, क्योंकि पहले पे कौन है, पहले पे हमारा है चाइना, दूसरे पे कौन है, इंडिया है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूएन पॉपुलेशन की ही बात करूँ तो यूएन के द्वारा यहाँ पे एक डेटा दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हमने चाइना को पार कर दिया है, क्योंकि हमारे पास में आया था कोरोना पे हमारे पास में कुछ था नहीं करने को, तो हमने क्या किया, हमने जनसंख्या बढ़ा दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले पे आ गए। लेकिन अब बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग यानी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हम आज भी दूसरे पे हैं, क्योंकि जब तक सेंसस नहीं हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे हमारी जनसंख्या कितनी है। तीसरे की बात करते हैं, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। भूमि सीमा की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैप नहीं है तो मैं मैप पुराने वाले मैप पे चलता हूँ जो अभी हमने देखा था। तो जो आपके पास में ये मैप है ना, तो यहाँ से आप देखोगे इस जगह पे आपका सागर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका कौन सा सागर, अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गया।
अब आप बताओ, हमसे क्या पूछा है, स्थल की बात की है, तो स्थल की बात अगर मैं करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये जो हो जाएगी इस तरीके से, तो यो है हमारा यहाँ पे स्थल। तो स्थल का जो आपका पूरा बॉर्डर है ये वाला, ये बॉर्डर की हमसे क्या पूछी है, ये बॉर्डर का हमसे पूछा है कि टोटल कितना किलोमीटर है, तो ये 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए स्थल की लाइन कौन सी है, तो वो 15,200 किलोमीटर की है। और अगर कोस्टल लाइन पूछी जाए तो वो 7516 किलोमीटर की है। तो कोस्टल लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, कोस्टल लाइन इस जगह से स्टार्ट होगी और ये आपकी कितनी है, ये 15,200 सॉरी 7516 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था। ठीक है, इस 8 में क्या था, भूमि सीमा का विस्तार लगभग, ये तो सही निकला भाई, हमारे पास में सी भी सही निकला। अब डी क्या कहता है भाई, सूर्योदय जो होता है वो मिजोरम राज्य में होता है। भाई ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि मिजोरम और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। और यहाँ पे नॉर्दर्न आपके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा, अभी हमने देखा था ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा भाई, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलेगा भाई, ईस्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और हम कहते हैं भाई सूर्य जो है ईस्ट से निकलता है, तो अगर वो ईस्ट से निकल रहा है, भले वो निकल नहीं रहा है, हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो जब यहाँ पे पृथ्वी रोटेट करेगी तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, तो भाई पहले ईस्ट में ही तो निकलेगा, हमें पहले ईस्ट में ही तो दिखाई देगा, बाद में ही तो वेस्ट में दिखाई देगा। तो ईस्ट में पहले कौन है, हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, उसे हम कहते हैं किबिदु। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सूर्य भी हमें कहाँ दिखाई देगा, यहीं दिखाई देगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो सूर्योदय होता है वो मिजोरम में नहीं होता भाई। असत्य पूछा था, असत्य बता दिया। अगर मुझसे पूछा जाता मिजोरम की जगह पे क्या होगा, तो मिजोरम की जगह पे अरुणाचल होगा। और अरुणाचल को अगर हम पढ़ें अरुण का आंचल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 आ गया भाई, ये क्वेश्चन आप करो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है आपसे, भारत विस्तृत है, ये अभी हमने पढ़ा था। यहां पे देखो उत्तर 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 की बात हो रही है, तो उत्तर की अगर यहां पे बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है। क्यों, अब मैंने ये कैसे बता दिया भाई, तो ये कैसे बताया, मैं इसी की बात कर रहा हूं, कैसे बताया। तो मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर क्या है, इस पृथ्वी पर आपके पास में लैटिट्यूड है। अब ये लैटिट्यूड क्या करेगा, मान लो 0 डिग्री की बात करते हैं, सबसे पहले मैं 0 डिग्री की बात करता हूं, तो 0 डिग्री की ये लैटिट्यूड हो गया। तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो होगा आपका नॉर्थ, और नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा साउथ। तो ऊपर जितने भी देश होंगे वो आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, उनके साथ में जो आपका बॉर्डर, जो आपका लैटिट्यूड यूज होगा वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड यूज होगा, यानी उत्तरी अक्षांश यूज होगा। और जो साउथ हेमिस्फीयर में आएंगे वो आपका दक्षिणी अक्षांश होगा। ठीक है, अब भाई ये मैंने कैसे बोल लिया भाई, देशांतर भी तो होता है हमारे पास में, तो देशांतर को कैसे पहचानेंगे, तो देशांतर का लो, चलो देशांतर की बात करते हैं। तो देशांतर के पास में भी 0 डिग्री होगा, तो ये हो गया 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के इस साइड जो है वो है आपका ईस्ट, और इस साइड है जो वो है आपका वेस्ट। तो जितने भी देश इस साइड आएंगे तो उनके साथ में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यूज होगा, पूर्वी देशांतर यूज होगा। और जो वेस्ट साइड में आएंगे उनके साथ में क्या होगा, पश्चिमी देशांतर यूज होगा। तो हमारा भारत कहाँ पे आता है, हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, इसीलिए जितने भी लॉन्गिट्यूड यूज होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे। और जितने भी हमारे पास में अक्षांश होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास में कौन से, नदर्न होंगे। यानी भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो क्या होगा, नदर्न लॉन्गिट्यूड, सॉरी नदर्न लैटिट्यूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भारत हमारा यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया ये अक्षांश है, ये देशांतर है। अब यहाँ पे उत्तर उत्तर की बात हो रही है, तो उत्तर का मतलब क्या होगा, उत्तर का मतलब होगा क्या कि भारत कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो अक्षांश की बात कर रहा होगा, तो ये अक्षांश की ही बात कर रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि 2 अक्षांश ऐसे होंगे, कि 2 अक्षांश ऐसे हैं कि जिनके बीच में पूरा भारत है। तो एक अक्षांश तो आपका यहां से जाता है, ठीक है, और एक अक्षांश जो है वो यहां से जाता होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भारत का साउदर्न पॉइंट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, भारत का साउदर्न पॉइंट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, भारत का नॉर्दर्न पॉइंट कहेंगे। तो आप एक बात बताओ, तो यहाँ पर मैं बात करूं कि पॉइंट हैं कौन से, इनकी डिग्री क्या है भाई, इनकी डिग्री तो पता होना चाहिए। तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे, और 1 डिग्री आएगी कौन सी, 8 डिग्री, कोई कौन सी आएगी,
8 डिग्री की आएगी। और 8 डिग्री कितना मिनट? 4 मिनट का। और कौन सा? भारत उत्तर में है तो ये उत्तरी अक्षांश होगा, तो लिख लो ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, अब 8 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर आता है आपका 37 डिग्री। तो 37 डिग्री आएगा जहां पे भारत का कौन सा है? नदर्न पॉइंट है, और नदर्न पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये भी कौन सा है? ये भी उत्तरी होगा, तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, इतनी बात मैंने को समझ में आ गई। अब आप देखो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका 37 डिग्री 17 मिनट, गलत हो गया। और यहाँ पे क्या दिया है? दक्षिण। हमारा भारत तो पूरा ही नॉर्थ में, दक्षिण की तो बात ही नहीं है। ए तो गलत हो गया यहाँ पे पहले ही, गलत। बी क्या कह रहा है? 17 मिनट, गलत। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण है, ये भी गलत, तो भाई ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी क्या कह रहा है? 17 मिनट, ये तो गलत हो गया। और 8 डिग्री 28 मिनट, ये भी गलत है। भाई मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा, इसी को लगाऊंगा मैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भाई ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से एक से होकर भी गुजरता है। अब भाई ये इमेजनरी के क्वेश्चन होते हैं, आप इमेजिन करना होगा। मैं तो आपको यहाँ पे मैप पे बता दूंगा, लेकिन आपको तो क्या करना है? आपको इमेज यानी आपको मैप पता होना चाहिए। मैप के अकॉर्डिंग आप इनका आंसर आसानी से बता दोगे। तो क्या कहता है कि सिक्किम से जो अक्षांश निकलेगा वो इनमें से किससे और टच होगा, किससे और गुजर रहा होगा, ये बताना है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं तो आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं, इस तरीके से जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आज से गुजारेंगे तो वो उनमें से ऐसी एक रेखा होगी जो क्या होगी? वो सिक्किम से भी गुजरेगी और वो दूसरे देश स्टेट से भी निकलेगी। तो आप एक बात देखो, सिक्किम हमारा ये गया, यहाँ पे है सिक्किम, और इस सिक्किम से अगर मैं मान लो एक रेखा निकालूं इस तरीके से, तो आप एक बार बताओ ये कहाँ से होके निकलेगी? ठीक है, तो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा वो इस तरीके से जाएगी। अब आप देख लो कहाँ से भाई, या तो राजस्थान से, या फिर उत्तर प्रदेश से, फिर नेपाल से, और नेपाल के अलावा फिर भूटान और अरुणाचल प्रदेश से। ये अगर आंसर आपको यहाँ पे दिख जाए तो आप आसानी से आंसर दोगे। तो भाई राजस्थान, ये तो मैंने देख लिया कि सिक्किम से मैंने सीधा 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 आपको एक क्या निकाला? एक लैटिट्यूड निकाला। उस लैटिट्यूड में राजस्थान तो आता है तो ठीक है, इसको मान लेंगे। चलो अभी हो सकता है आगे भी देखते हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब तो हमारा कहाँ रह गया? पंजाब तो हमारा ऊपर की साइड में है, तो ये तो होगा नहीं। सी कहता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी हमें ऊपर दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर तो बहुत ही ऊपर है, तो भाई ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए। और ये इमेजिन करना होता है, इन क्वेश्चंस को इमेजिन करना होता है कि राजस्थान अगर ऊपर है और ये राजस्थान के सीध में अगर कौन सा होगा, वो सिक्किम होगा और उत्तर प्रदेश होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इन पे जो लैटिट्यूड हैं वो यहाँ पे इन लैटिट्यूड से एक साथ में गुजर रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा है इनमें से? अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है धौलपुर और डी है नागौर। ये चारों ही राजस्थान के जिले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ आया है? ये राजस्थान वाले क्वेश्चन में आया है, आरएएस में आया है। आरएएस की 2010 की परीक्षा थी उसके अंदर आया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात है तो हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि आरएएस का यानी राजस्थान के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपकी बात करते हैं 70 डिग्री की। तो पूर्वी देशांतर, हमारा भारत पूरा ही पूरब में है, तो जितने भी देशांतर होंगे पूर्वी देशांतर होंगे। तो आप एक बात बताइए, तो 70 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है, तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ कि आपका राजस्थान कौन से देशांतर के बीच में आता है, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो एक देशांतर तो यहाँ से टच होके जाएगा और एक देशांतर जो है वो यहाँ से टच होके जाएगा। इसका पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे और सही से दिखे। ठीक है, एक देशांतर तो चलो ये गया, और एक देशांतर वो भारत या राजस्थान। तो दो राजस्थान जो है ना वो इन दो देशांतर के बीच में है, तो दो देशांतर के बीच में है। तो पहला दो देशांतर होगा वो होगा 69 डिग्री का। 69 डिग्री कितना? लगभग 30 मिनट का पूर्वी देशांतर, ये तो आपने समझ लिया होगा पूर्वी देशांतर। दूसरा वाला जो है वो कितना होगा? ये 78 डिग्री का होगा। कितना होगा? 78 डिग्री का। तो 78 डिग्री 70 मिनट का आपका पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान इन दोनों के बीच में है। पूछा गया है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री कैसे निकालोगे भाई? 69 के बाद में थोड़ा सा भी मैं मानता हूं इतना आगे अगर मैं आ जाऊं तो यहां से आपका 70 डिग्री निकलता होगा। तो 70 डिग्री कहां पे आया? ये आपका जैसलमेर में और बाड़मेर में आया। तो आप देख लो आंसर क्या हो जाएगा भाई? जैसलमेर और बाड़मेर।
तो आपका बाड़मेर तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास में बचा, जैसलमेर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को अगर स्टेट की क्या पता हो, स्टेट के लॉन्गिट्यूड पता हो, तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएं तो आप, अगर नहीं आ रहा है तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस की है तो हो सकता है सेम क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो आप तो आसानी से लगा दो, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे आपसे क्या कहता है, 12 कहता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं ये पता होना चाहिए, किस राज्य से होकर गुजरती है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा 1990 में आया था। ये कब आया था, 1990 में। तो 1990 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकता है आंसर यहाँ पे गलत हो, लेकिन 1990 के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा उसको सही से बताने की कोशिश की गई है। ए कहता है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। बिहार के साथ में झारखंड है, इसकी बात करेंगे। चलो मैं यहाँ की याद करता हूँ कि आपके पास में कितने राज्य हैं, कितने राज्य गुजरते हैं। तो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले आपका कौन सा आता है, गुजरात, ठीक है। सबसे पहला आपका राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद में आपका आता है राजस्थान, जो कि सबसे कम, अगर सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम कर्क रेखा पर स्थित कौन सा स्टेट है, वो आपका राजस्थान है और सबसे कम रहता है। सबसे ज्यादा कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश है, जो मैंने यहां पे लिख दिया। तीसरा कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश के बाद में आपका आएगा छत्तीसगढ़, जो कि आपका मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। चलो लिख दिया छत्तीसगढ़। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपका झारखंड है, और ये झारखंड, इसके बाद में झारखंड के बाद में आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये त्रिपुरा है, और यहां पे आपका होता है मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 स्टेट हैं जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 8 स्टेट हो गए, और 8 स्टेट यहां पे हैं। इन 8 स्टेट में आपको आंसर दिख रहा होगा कि हमारे पास में बिहार तो है नहीं भाई, बिहार तो मुझे कहीं नहीं दिखा, मुझे क्या दिखा है, झारखंड दिखा है, लेकिन ब्रैकेट में झारखंड जरूर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा नहीं दिखा, उत्तर प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, कौन सा है, झारखंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो झारखंड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे कैसे बताया, क्योंकि झारखंड जो है वो बिहार से ही अलग हुआ है, ये कभी बिहार का भाग हुआ करता था। और अलग कब हुआ है, ये 15 नवंबर को हुआ, 15 नवंबर को हुआ। 15 नवंबर को कब हुआ, तो 2000 को हुआ, 15 नवंबर 2000 को। ये क्या हुआ, बिहार से अलग होके झारखंड, एक बिहार से एक नया स्टेट बना, उसका नाम था झारखंड। पहले सीएम की बात करोगे तो बाबूलाल मरांडी नाम से आपके एक सीएम हुआ करते थे। यहाँ पे झार का मतलब होता है जंगल, और खंड का मतलब होता है भाग, तो जंगल से भरा हुआ भाग आपका झारखंड कहलाता है, जिसकी राजधानी कौन सी है, रांची है। तो यहाँ पे इतने सारे आपके क्वेश्चन, मैंने आपको स्टेट बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 1990 में आया था, तब यहाँ पे बिहार था, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद में यानी 2000 में आया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में आपको बिहार की जगह पे क्या दिया गया, झारखंड दिया है, और वही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8 स्टेट आपको पता चली गए हैं, और आपको ट्रिक पढ़नी है। देखो जब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, या यूपीपीसीएस या फिर आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि ट्रिक से मुझे नहीं लगता कि ट्रिक को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में ये आ रहा हो कि भाई अगर हमें ट्रिक मिल जाती तो ट्रिक से बहुत अच्छे से काम कर सकते थे, तो आपका ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अगर याद करनी है तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा छार। झार का मतलब क्या है, मित्र का मतलब होता है मिजोरम, त्रा का यहाँ पे मतलब है त्रिपुरा, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, रा का मतलब राजस्थान, गास का मतलब यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ये क्वेश्चन आपके यानी पूरे 8 स्टेट यहाँ पे बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर्क रेखा की बात आगे फिर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यानी 4 हमें स्टेट दिए गए। 4 कौन से, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो हमने अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक पर अगर चलें तो चलते हैं, चलो उसी ट्रिक पर काम करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मित्र पर गमछा झार, तो ये तो ट्रिक हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे नाम पता होने चाहिए। मित्र का मतलब हो जाएगा, यानी मे का मतलब हो जाएगा मिजोरम, त्रा का मतलब क्या हो जाएगा, त्रा का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, पा की बात करेंगे तो पा का मतलब हो गया आपका पश्चिम बंगाल, रा की बात करेंगे तो रा का हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। गा की बात करेंगे तो गा से हो जाएगा आपका गुजरात, माँ से बात करें तो माँ से आपका मध्य प्रदेश, छा से बात करें तो छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़,
ठीक है, और झा से बन जाएगा आपका झारखंड। तो ये हो गए आपके 8 स्टेट जो कि कहाँ पर है, कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो कर्क रेखा से कितने स्टेट गुजरते हैं, 8 स्टेट गुजरते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गुजरात दिख रहा है, तो गुजरात भाई हमारा है, ठीक है, पहला तो भाई हो गया हमें गलत, ये तो हमें सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर के अकॉर्डिंग हमारे मिल गया पहला, ठीक है। दूसरा कह रहा है छत्तीसगढ़, तो भाई छत्तीसगढ़ भी तो है, तो ये भी हो गया। तीसरा उत्तर प्रदेश, मुझे तो उत्तर प्रदेश इसमें कहीं दिखाई नहीं, तो इसका मतलब क्या है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा हो गया झारखंड, तो मेरे पास में कौन से सही हुए, 1, 2 और 4, 1, 2 का 4, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 आता है, फिर कई कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और इन सभी से। तो हमने अभी देखा मित्र पर गमछा झार, और मित्र पर गमछा झार के अकॉर्डिंग अगर आता है तो क्या मध्य प्रदेश तो आता ही है, और सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, वो तो मध्य प्रदेश ही है भाई। बी आपका ऑप्शन है मिजोरम, ये बी है, ठीक है। सी कहता है त्रिपुरा, तो भाई मिजोरम और त्रिपुरा ये दो राज्य हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले, तो ये यहाँ से भी गुजरती है। तो ऑप्शन मेरे पास में एक ही बचता है कि इन सभी से गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भाई इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, और 8 राज्य आपके मित्र पर गमछा झार की ट्रिक से करते हैं, और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे बी कैसे हो जाएगा, ये सी है, ये मेरे टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है, और इसको इग्नोर करना, जैसे मेरे को कर रहे हो ऐसे ही, ऑप्शन नंबर सी है, 8 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहां पे मुझे बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। भाई पहला कहता है जम्मू कश्मीर से गुजरती है, भाई जम्मू कश्मीर तो इतना ऊंचा है, उतना ऊपर है, और भारत को डिवाइड करती है कर्क रेखा 2 पार्ट में, तो कैसे कर लेगी, तो ए तो मेरा गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश तो जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार, अगर मैं ये कहता कि कभी झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, तो वहां पे ठीक है, तो कभी बिहार और झारखंड कभी एक हुआ करते थे, उस टाइम पे चलो बिहार मान लेते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो अलग हो चुका है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन झारखंड अलग कब हुआ, ये भी तो पता होना चाहिए भाई। 15 नवंबर को, कौन सा नवंबर, ये तो हर साल आता है, हर साल का मतलब है ये 2000 वाले 15 नवंबर को अलग हुआ है भाई। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, किससे, बिहार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 17, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिले हैं, चाहे 2016 बात कर लो, 15 बात कर लो, तो हर पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज रहती है, बस हमें समझना होता है, आंसर बताना है। एक कहता है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से, भाई गुजरती है त्रिपुरा से तो। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। मणिपुर से, मणिपुर तो मैंने याद नहीं सुना, तो आंसर कौन सा होगा भाई, मणिपुर होना चाहिए, क्योंकि मिजोरम से तो गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम मित्र पर गमछा झार में आता है ये, तो मित्र में आपका मिजोरम आ गया, तो मित्र, लेकिन मणिपुर नहीं आता कहीं पर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए कर्क रेखा समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। किसका क्वेश्चन, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेके चलो। यूपी पीसीएस में 1999 में पूछ लिया, फिर इन्होंने क्या किया, यूपी लोअर सब में यहाँ पे पूछ लिया, यानी 2002 में भी, फिर इसके बाद में यूपी पीएससी में भी आपका 2010 में फिर से पूछ लिया। तो आप ये देखो, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 3-3 4-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ ये बात है कि इसको, ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई छोड़ना पड़ सकता है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि इनकी जो हमें लैटिट्यूड है वो पता होने चाहिए। अब सारे स्टेट के अगर लैटिट्यूड पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तब कैसे करोगे। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाए, लेकिन प्रैक्टिस में जरूर करने होते हैं। कि मान लो सेम क्वेश्चन आएगा तो मैं करके जाऊंगा, तो मैं तुरंत कर दूंगा, तो मान लो सेम क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे। तो हमें बताना है कि कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो मुझे कर्क रेखा भी तो पता होनी चाहिए। तो कर्क रेखा तो भाई 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट कौन सा लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है। कितना, नॉर्दर्न लैटिट्यूड होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अब मुझे पता होना चाहिए, इन चारों के भी तो पता होने चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कर्क रेखा से पास में है या नहीं। मैं कैसे बता दूंगा ऐसे भाई। तो अगरतला की मैं बात करूं तो अगरतला जो है वो 23 डिग्री 50 मिनट पे है। अगरतला 23 डिग्री, भाई कहाँ का, ये त्रिपुरा का है, त्रिपुरा की बात कर रहा है। त्रिपुरा में ये 23 डिग्री 50 मिनट के उत्तर पर,
नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर स्थित है। और यहाँ पे देखो 23 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका मतलब क्या है, अंतर कितने का हुआ, 20 मिनट का अंतर हो गया। ठीक है, 20 मिनट का ही तो अंतर हो गया। चलिए दूसरा बात करते हैं, गांधीनगर की बात करते हैं। गांधीनगर दिया है 23 डिग्री 19 मिनट पे, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे। अगर ये 23 डिग्री 19 मिनट पे है तो अंतर कितना हो जाएगा, ये 30 है ये 19 है, 11 मिनट का अंतर हुआ, तो इससे तो पास यही है। फिर बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट पे। कहां पर, 23 डिग्री 11 मिनट पर। तो यहां पे आप देखो ये 11 मिनट है और ये 23 डिग्री 30 मिनट है, तो कितने का अंतर हुआ, 19 मिनट का अंतर हुआ। ठीक है, लास्ट कहता है उज्जैन का, तो उज्जैन जो है यहाँ पे 23 डिग्री 9 मिनट पे है, और 23 डिग्री अगर 9 मिनट का है तो अंतर कितने का आएगा, 30 से 9 को माइनस करोगे तो 21 का अंतर आ जाएगा, 21 मिनट का अंतर है। तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पे कौन सा है, अगर ये बात की जाएगी तो निकटतम दूरी पे मुझे यहाँ पे देखो कौन सा मिला, गांधीनगर मिला, क्योंकि यहाँ पे 11 मिनट का ही अंतर है बस। तो 11 मिनट का अंतर है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे इन चारों से पूछा जाए तो सबसे निकट आपका गांधीनगर है, जो कि 23 डिग्री 19 मिनट पर है। और 23 डिग्री 19 मिनट के अकॉर्डिंग कर्क रेखा की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट पे है, तो उसके अकॉर्डिंग केवल 11 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, इस वजह से ये सबसे पास है। अगर आपसे पूछा जाए राजधानी में, कैपिटल में, तो वहां पर झारखंड की जो कैपिटल है वो सबसे पास है कर्क रेखा के। यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कौन से राज्य की कैपिटल कर्क रेखा के सबसे पास है, तो झारखंड राज्य की कैपिटल सबसे पास है। अब आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड की कैपिटल क्या है भाई, बताओ, चलो बताओ आंसर दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, हमें आंसर बताना है। ए कहता है दिल्ली, बी कहता है कोलकाता, सी है जोधपुर और डी है नागपुर। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता होनी चाहिए इनके लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे कटिंग दी है और आप इनको पढ़ के बता सकते हैं अगर आपने बुक नहीं लिया। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट के बीच है। ठीक है, तो दिल्ली का लैटिट्यूड क्या है, 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री के 53 मिनट। ठीक है, अब पूछा है बी का, कहते हैं कोलकाता, कोलकाता है 22 डिग्री 30 मिनट पे, 22.5 डिग्री पर है कोलकाता। ठीक है, 22.5 डिग्री पे है, तो इसके अंतर में आप देखो तो कर्क रेखा तो मेरी 23 डिग्री 30 मिनट पे होती है, 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है, और 28 डिग्री का है, ये 28 डिग्री तो इसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, 22 डिग्री की बात करेंगे तो 22 डिग्री और 30 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट में 1 मिनट का अंतर है। ठीक, कितने का अंतर, 1 मिनट नहीं 1 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पे मुझे 1 डिग्री का अंतर मिला, और 1 डिग्री का अंतर होने की वजह से हो सकता है ये सबसे पास हो। ये 26 डिग्री है, 26 और 27 है, तो यहाँ पे तो 4 डिग्री का अंतर है भाई, तो यहाँ पे आपका 4 डिग्री का अंतर है, और ये 21 डिग्री है, तो 2 डिग्री का अंतर मुझे यहाँ पे मिला। तो सबसे कम अंतर किसका है, तो इन चारों में कोलकाता का मिला, क्योंकि 1 ही डिग्री का अंतर है, कर्क रेखा से कोलकाता का 1 डिग्री का अंतर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है जी, और ये आप तब कर पाओगे जब आपको ये लैटिट्यूड पता हो, तो ये लैटिट्यूड अगर आप पढ़ लोगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कौन सा अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। और ये मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूं कि मुझे पता है कि 23.5 डिग्री का है, 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है, जो इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत के बीच से गुजरता है, भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाले पार्ट को हम साउथ कहते हैं। और ये मैंने यहाँ पे अलग करके भी दिखा दिया, मैंने, मुझे अलग करना नहीं है, आप इसको ऐसे मत समझना कि मैंने अलग कर दिया। अलग का मतलब कि 23.5 डिग्री को अगर मैं यहाँ से गुजारूं तो यहाँ से वो आधा भारत ऊपर है और आधा भारत आपको नीचे की तरफ में दिखेगा। तो लैटिट्यूड जो है आपका वो कौन सा है, 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड है। और 23.5 डिग्री का लैटिट्यूड कौन सा है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड होगा या क्या साउदर्न लैटिट्यूड होगा, भाई नॉर्दर्न होगा, क्योंकि इसको हम कर्क रेखा कहेंगे। अगर ये साउदर्न होता तो हम क्या कहते, तब उसे हम क्या कहते थे, तब उसे मकर रेखा कहते। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे होगा भाई ऑप्शन नंबर ए कहता है दक्षिण, तो ये तो मकर रेखा है। उत्तर की बात करेंगे तो 33 डिग्री की बात कर रहा है, 0 डिग्री तो विषुवत रेखा होती है। बचा लास्ट मेरे पास में ऑप्शन नंबर डी, तो वो हो गया 23 डिग्री 30 मिनट का उत्तर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, ए कहता है भाई झारखंड, बी कहता है मणिपुर,
सी है मिजोरम और डी है यहाँ पे त्रिपुरा। तो आप एक बात नोटिस करो, अगर आप एक बात नोटिस करो, क्या नोटिस करनी है ये भी तो बताओ। तो वही है मित्र पर गमछा झार। अरे ये ट्रिक बार बार हमें ये तो ट्रिक भी मुझे रट गई होगी, तुम्हें भी रट गई होगी, ठीक है, मुझे याद नहीं थी लेकिन मैंने बता दी। मित्र पर गमछा झार, तो यहाँ पे आप बताओ झार से बन जाएगा झारखंड, तो ये तो कर्क रेखा पर स्थित है भाई, हमसे तो पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में। अगर ये कर्क रेखा जा रही है तो कर्क रेखा के उत्तर कौन सा होगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा आपका नॉर्थ, तो उत्तर में होनी चाहिए। ये तो कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो ये कहां से उत्तर में हो जाएगा भाई, ये तो सही है मेरा। बी कहता है मणिपुर, तो मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर तो भाई मेरा कहीं पर भी स्थित नहीं है इनमें से, यानी इस वाली लाइन पे तो मणिपुर है ही नहीं। मणिपुर आपका कहाँ पे आएगा, मणिपुर ऊपर की साइड आएगा, और अगर मणिपुर ऊपर की साइड आएगा तो इसका मतलब है ये नॉर्थ में स्थित है, तो ये मेरा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, वरना मैं आपको आगे भी बताता। और अगर ऐसी बात है तो बता देते हैं भाई क्या जा रहा है। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम खुद कर्क रेखा पर है, और त्रिपुरा भी तो कर्क रेखा पर ही है, तो ये सारे स्टेट जब कर्क रेखा पे, तो मेरे पास में एक ही तो बचा भाई मणिपुर। तो मणिपुर आपका कहाँ पर है, मणिपुर नॉर्थ में कि साउथ में, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आती है आपकी नागमणि। नागमणि का मतलब क्या है, नागमणि का मतलब है पहले आएगा नागालैंड, फिर आएगा मणि यानी मणिपुर, नाग की मणि, और लास्ट में आता है आपका मिजोरम। ठीक है, इस तरीके से आपके चलते हैं। तो मिजोरम के नॉर्थ में आपका मणिपुर है, तो मिजोरम खुद आपका कर्क रेखा पर है, तो मिजोरम के नॉर्थ में मणिपुर बचा, तो मणिपुर ही तो आंसर होगा भाई, आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन आ गया जून माह, जून की बात कर रहा है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, दिन बड़े कहां होते हैं ये पूछा गया है। तो यहां पे हमसे पूछा गया जून माह में। अब जून माह में क्यों होंगे, ये भी क्यों होंगे भाई, मैं क्यों क्यों कहूंगी 21 जून को होगा, तो बता तो दिया। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो आपका जो सन होता है ना, 21 जून को सन की जो रेज होती हैं वो कहां पे पड़ती हैं, कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ती हैं, और या फिर हम कहेंगे कर्क रेखा के डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ पे सन क्या होता है, उत्तरायण होता है, यानी उत्तर की ओर होता है। तो इसका मतलब क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में होने के बाद उसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे, जैसे अगर मैंने बोल दिया ये पृथ्वी है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये है मेरी पृथ्वी और यहाँ पे पृथ्वी की बात करूंगा, तो पृथ्वी के बाद में यहाँ पे 0 डिग्री भी तो होना चाहिए, तो ये है आपका 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री भी हो गया। अब 0 डिग्री के बाद में यहाँ पे कर्क रेखा भी तो होनी चाहिए, तो चलो कर्क रेखा की बात करते हैं, तो ये होगी कर्क रेखा। मकर रेखा कहाँ पे, ये होगी मकर रेखा। चलो मैंने सब बता दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि यहाँ पे आपका जो सन होगा, सन पे अगर विषुवत रेखा का ये है आपकी 0 डिग्री, ये है आपकी 23 डिग्री, कौन सी 23.5 वाली, ये भी 23.5 वाली है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है, ये नॉर्थ का लैटिट्यूड है, ये साउथ का लैटिट्यूड है, इसलिए ये बस इतना सा डिफरेंस है। साउथ वाले को हम कहते हैं मकर रेखा, नॉर्थ वाले को हम कहते हैं कर्क रेखा। तो यहाँ पे जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा हो, यानी सन जो है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ में जा रहा हो, तो क्या होगा, तो 23.5 डिग्री पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और जैसे ही सन 23.5 डिग्री पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है, उस टाइम पे 21 जून को सूर्य 21 जून को हम उस दिन तो क्या बनाते हैं, योगा दिवस मनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दिनों की अवधि, और ये कहाँ पे, ये वाले पार्ट में, इस पार्ट में आपकी दिनों की अवधि बढ़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, तो फिर कहाँ पे बढ़ेगी, गर्मी भी तो बढ़ेगी उस जगह पे। तो कहता है हैदराबाद, तो मुझे हैदराबाद तो भाई 30.5 डिग्री के आसपास दिखता भी नहीं है, 30.5 डिग्री के आसपास भी नहीं है, तो कहाँ, हैदराबाद तो आपका नीचे की तरफ है। अगर मैं इस इंडिया की बात करूं, ऊपर आपका ये अगर 23.5 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद भाई यहाँ पे है, वो हैदराबाद तो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, ऊपर उत्तरायण की बात कर रहे हैं, यानी उत्तर की ओर में आपके क्या होंगे, 23.5 डिग्री के ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे दिनों की अवधि बढ़ेगी। ठीक है, तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा बचा, चेन्नई, चेन्नई तो और नीचे है, भोपाल, भोपाल भी यहीं पे है नीचे की तरफ में, तो बचा कौन सा, दिल्ली, दिल्ली ऊपर की साइड में है और दिल्ली कर्क रेखा के सबसे पास में है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बचा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी। तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा कि दिल्ली में गर्मी भी बढ़ जाती है और दिल्ली में दिनों की अवधि भी बढ़ जाती है, तो दिन बड़े होने लगते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे नजदीक है, कर्क रेखा से सबसे नजदीक कौन सा है, 4 ऑप्शन है, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। वाराणसी को तो हटा ही दो, क्यों हटा दो भाई,
मैं ऐसे कैसे हटा दोगे? ऐसे इसलिए हटा दोगे क्योंकि यहाँ पे वाराणसी जो है वो तो आपका कर्क रेखा के आसपास भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भैया आसपास? क्यों? इसलिए नहीं है कि वाराणसी का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे आसपास भी नहीं है। लगभग मैं जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन को क्यों लेके चल रहा हूँ फिर? तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में, आपका गुजरात में और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पास में है, और कर्क रेखा इनसे गुजर रही है, तो इन 3 स्टेट में से पास में होना चाहिए ना। तो इन 3 स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जबलपुर की बात करूं तो यहाँ पे 23 डिग्री 11 मिनट का आपका लैटिट्यूड लगता है, और आपकी कर्क रेखा तो 23 डिग्री 30 मिनट की है, 23 डिग्री 30 मिनट की है। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कितना रह जाएगा? दोनों में मैं डिफरेंस की बात करूंगा तो 19 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 19 मिनट का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे 19 मिनट का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट, 23 डिग्री 2 मिनट, ये तो डिफरेंस बढ़ गया। अगर डिफरेंस बढ़ा तो कितना बढ़ा? तो 2 मिनट का है, और 30 घंटे ये होती है 30 मिनट की, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 28 मिनट का। ये 23 डिग्री 9 मिनट है, कौन? उज्जैन, तो 9 मिनट है, तो इसका मतलब कितना डिफरेंस हो गया? ये तो 21 मिनट का डिफरेंस हो गया। बाकी इसकी बात करेंगे 25 डिग्री, तो डिग्री में डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो इसको छोड़ो। अब बात बचते हैं 19 मिनट, 28 मिनट, 21 मिनट। भाई कौन पास में होगा? सबसे पास में तो जबलपुर होगा ना। ऑप्शन हमारे पास में बचा ऑप्शन नंबर ए, तो जबलपुर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी कौन सी है? वो हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, माही, बी चंबल, सी नर्मदा, और डी कहता है भाई मेरे को नहीं पता, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अपने आप पता कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहां पर भारत की जो नदियां हैं, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मध्य प्रदेश से जो निकलती है, राजस्थान पहुंचकर गुजरात से चलीती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, वो कौन सी है? वो आपकी ऑप्शन नंबर ए माही नदी है। तो यहां पे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो माही नदी यहां से चलती है इस तरीके से, और एक बार इस कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को काटा, और कर्क रेखा को काटने के बाद में आपने देखा होगा कि यहां से आगे फिर बढ़ती है, और फिर से कर्क रेखा को काट के आगे बढ़ जाती है। तो यहां पे आप देखो ना कि देखो ना यहां से चली माही नदी, और यहां पे कर्क रेखा को काटा और आगे बढ़ी, फिर आपकी कर्क रेखा को काट के खंबात की खाड़ी में जाके नीचे गिर गई। कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई? माही नदी। तो भाई चलो आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं। तो ऐसा और कौन सा इंसान है? मकर रेखा को 2 बार काटा इसने, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। भाई कर्क रेखा की तो होगी माही नदी, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है भाई? वो भी तो पता होना चाहिए। मकर रेखा है तो मेरे पास में एक और इंपॉर्टेंट रेखा है भाई, भूमध्य रेखा को क्यों छोड़ दोगे? तो भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इन तीनों लाइन के बारे में हमसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो आंसर हमें पता होने चाहिए। चलिए आंसर की बात करते हैं। मकर रेखा को जो 2 बार काटती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ये यार अफ्रीका की नदी है, दक्षिण अफ्रीका की नदी। ठीक है, भूमध्य रेखा की बात करते हैं, कॉन्गो नदी। तो ये कौन सी नदी है? कॉन्गो नदी। तो तीनों नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, तीनों लाइन इंपॉर्टेंट बनती हैं, आपके सामने याद की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्या कहता है? 25 हमसे कहता है कि क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, भारतीय मानक समय उसके याम्योत्तर पर क्या है? अर्धरात्रि है। तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह कौन सा होगा? तो भाई ये तो पता होना चाहिए। यहाँ पे किस यामोत्तर की बात कर रहे हैं? भारतीय मानक समय रेखा की बात कर रहे हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा आपको यहाँ पे इस फॉल में पे दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? 82.5 डिग्री की लाइन। अगर नहीं दिख रही है तो चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो जा रही है ना, ये 82.5 की लाइन है, 82.5 डिग्री की, और इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कहते हैं IST, इसी को कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, 82.5 डिग्री की। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों लैटिट्यूड में, यानी अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। और 29 डिग्री का डिफरेंस पता है कितना होता है? 118 मिनट का होता है। अगर 118 मिनट की मैं बात करूं तो लगभग 2 घंटे हो गए। तो बताओ 2 घंटे, अगर सूर्य यहाँ पे 4 बजे दिखेगा तो वहाँ पे 6 बजे दिखेगा, तो 4 बजे यहाँ से सुबह होगी, वहाँ पे 6 बजे हो रही है। तो 2 घंटे के डिफरेंस को मैं क्या करूंगा? मैं बीच का सॉल्यूशन निकालूंगा। मैंने बीच का सॉल्यूशन निकाला 82.5 डिग्री को। अब बता है क्या? हमारा टाइम तो वही है, भले ही सूर्य वहाँ पे 4 बजे निकला हो, भले ही सूर्य यहाँ पे 6 बजे निकला हो, लेकिन हमारा जो टाइम होगा वो सेम वही होगा।
ठीक है, ना तुम्हारा चलेगा ना हमारा चलेगा, इनका चलेगा 82.5 डिग्री का। ठीक है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये मालूम होने के लिए मेरे पास में 5 राज्य हैं। ये 5 राज्यों से, जैसे कर्क रेखा की बात कर रहे थे, कर्क रेखा 8 राज्यों से, वैसे ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी ही है केवल, नहीं एमपी भी है, एमपी है बस, नहीं, तीसरा है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अलावा भी कुछ है भाई, छत्तीसगढ़ के बाद में नीचे आती है, तो ये आंध्र प्रदेश भी है यहाँ पे, तो भाई उड़ीसा भी है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी यानी 5 स्टेट हमारे हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, हमें पे 5 स्टेट मिल गए। भाई इस क्वेश्चन से मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि आईएसटी का भी बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें यहाँ पे मैंने पूछा कि मेरे पास में जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूमती है, ठीक है, कितनी देर में घूम रही है, सबको पता है भाई 24 घंटे में घूमती रहती है, हर टाइम घूमती रहती है, तो 24 घंटे घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने पता करने के लिए क्या कर दिया, मुझे पता करना है कहाँ घूमती है, कितनी घूमती है, कितनी डिग्री घूम रही है। तो पता कैसे किया, 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और कितनी घूमती है, 360 डिग्री। तो टोटल कितना निकल के आया, 24 घंटे में यहाँ से मुझे पता चला कि ये 4 मिनट, 1 डिग्री जो घूमती है ना, 1 डिग्री घूमने में से कितने, 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में मुझे पता चल गया 4 मिनट लगते हैं। अब बताइए क्या होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय मानक समय के, ये तो मैंने निकाल लिया, अब आपको बताना है कि इस भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। ठीक है, भारतीय मानक समय पर क्या है, अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि का मतलब क्या होता है भाई, सबको पता, आधी रात का मतलब, जो सब लोग आधी रात पे हाजिर हो जाते हैं उनका मतलब है कि 12 बज रहे हैं। ठीक है, उनके 12 बजे हैं, कहाँ पर, आईएसटी पर। जो आईएसटी है ना, इस टाइम पे क्या है, 12 बजे हैं। अब मुझसे बोला गया है कि 6 बजे, यानी जहां पे सुबह का 6 बज रहा है, तो एक जगह है वहां पर तो सुबह का 6 बज रहा है, और आईएसटी पे क्या बज रहा है, 12 बज रहे हैं। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, तो वो तो आपको पता है 6 घंटे का डिफरेंस है ना। तो घंटे तो हो गए 6 घंटे का मुझे डिफरेंस देगा। ठीक है, 6 बजे में अगर मैं सही से लिखूं इसको, तो 12 बजे हैं, और इधर मुझे 6 बजे का बताना है, तो 12 बजे हैं, एक जगह पर 6 बज रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने घंटा का डिफरेंस है, तो 6 घंटे का डिफरेंस है। अगर 6 घंटे का डिफरेंस है तो 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूम रही है, 1 डिग्री में कितना घूमती है, वो 1 डिग्री कितने टाइम में घूमती है, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, और अगर ये 4 मिनट में घूम रही है तो इसका मतलब क्या है, तो ये 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना घूमेगी, तो ये क्या है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 4 मिनट है, तो 4 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 60 मिनट का अगर निकालूंगा तो मैं 1 घंटे में कितना निकालूंगा, तो 1 घंटे में ये लगभग 15 डिग्री घूमेगी। कितने में, 60 मिनट में। अगर ये 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो अब बताओ 6 घंटे में कितना घूमेगी, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों तरफ में, तो कर दिया, ये हो जाएगा 15 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अलावा 60 में भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 360 मिनट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आईएसटी से 90 डिग्री आगे, आईएसटी से 90 डिग्री आगे 6 बज रहे होंगे। इसका मतलब ये तो हुआ कि आईएसटी से 90 डिग्री आगे जो होगा वहां पर 6 बज रहे होंगे। तो 90 डिग्री आगे है कहाँ से, आईएसटी से। आईएसटी कितना था, आईएसटी 82.5 डिग्री था, और 82.5 डिग्री था, तो 90 डिग्री आगे है, तो लगभग कितना आएगा, 90 में 82 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा, और ये हाफ भी तो जोड़ोगे भाई, 172 हाफ डिग्री। आंसर लिखिए आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इतना लंबा कैसे बता दिया, इसका मतलब यह है, देखो सीधी सीधी बात थी कि आईएसटी पे बज रहे हैं, अर्धरात्रि है, 12 बज रहे हैं, एक जगह वहां पे 6 बज रहे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 घंटे का। मुझे पता है, मैंने यहां से पता किया कि 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 1 डिग्री 4 मिनट में पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अगर 4 मिनट में
1 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अगर ये 15 डिग्री घूम रही है, मुझे बताना है कितना, 6 घंटे आगे का, तो 6 घंटे का मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, कर दिया। यहाँ पे आया 90 डिग्री, ये आया 360 मिनट, तो मुझे पता चल गया कि जो 6 घंटे आगे है इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री आगे है। और अगर वो 90 डिग्री आगे है तो मैं कहाँ से पता करूंगा, कैसे पता करूंगा, तो मैं 82.5 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि IST से ही तो आ गया है, तो कर दिया ऐड, 82.5 में 90 जोड़े तो 172 आ गया, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है, 26 कहता है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, यानी गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव की बात करते हैं और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर की बात करते हैं, तो दोनों में कितने घंटे का अंतराल है, ये इतनी देर से बातें चल रही है। तो पूरे भारत की मैं बात करूं तो पूरा भारत जो है, यहां पे अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है, ठीक है, ये बात एक मैप बना दिया बस समझने के लिए, ये है आपके भारत की मैप जिसे हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं बस, तो पता नहीं कैसा बन गया, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। यहां पे अब मैंने समझाने के लिए बताया है, समझाने का क्या समझाना है, समझाना ये है कि जहां पे बोला गया है गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव पता करने के लिए और आपका पूर्वी गांव पता करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास में एक होता है आपका क्या, लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में आपका भारत आता है, तो एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो गुजरात से टच होता है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका 68 डिग्री कितने का है, 68 डिग्री 7 मिनट का है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट का। और ये कौन सा है, ईस्टर्न होगा कि वेस्टर्न होगा, तो भाई ईस्ट में भारत तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। गुजरात के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, वो है आपका 97 डिग्री का, 97 डिग्री 25 मिनट का, और ये भी क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है, वही 29 डिग्री, और ये 25 में से 7 गए, यहाँ पे ये भी तो आएगा, तो लगभग आपका 26 मिनट का, 29 डिग्री 26 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है। और जब मैं इनको देखता हूँ 29 डिग्री 26 मिनट को, ये लगभग 118 मिनट हो जाते हैं, और 118 मिनट जो होंगे वो भी लगभग की बात चल रही है, तो लगभग में आपके कितने हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो 118 मिनट का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है, और यहीं 2 घंटे के डिफरेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से एक 82.5 की डिग्री की लाइन खींची, जो कि हमारे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए भारतीय मानक समय रेखा है जो भारत के टाइम को बताती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न कथनों पर विचार करिए, कथन दिए गए हमारे पास में। पहला कहता है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कहता है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा कहता है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या कि कौन कौन से सही होंगे। तो मैं बात करूँ जबलपुर की देशांतर रेखा जो है वो 22, यहाँ पे देशांतर रेखाओं की मैं बात करूँ तो 79 डिग्री से 80 डिग्री के बीच है, ठीक है, 79 से 80 डिग्री के बीच है। और यहाँ पे इंदौर की बात करूंगा तो ये 75 से 76 के बीच है। तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो आप ये खुद देखो कि ये 75 है, ये 79 से 80 है, तो ये बीच में तो आ ही नहीं रहा, 75 से 76 है, ये 79 से 80 है, तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पे गलत ही हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, औरंगाबाद का अक्षांश जो है, अब औरंगाबाद का देखो ये पता होने चाहिए, औरंगाबाद का जो अक्षांश है 19 डिग्री 18 मिनट से 20 डिग्री 40 मिनट है। बड़ोदरा का और पुणे के अक्षांश के बीच है, तो बड़ोदरा का 21 डिग्री 50 मिनट से 22 डिग्री 50 मिनट और पुणे का 17 डिग्री 54 मिनट से 19 डिग्री 24 मिनट, इन दोनों के बीच में स्थित है। औरंगाबाद का जो अक्षांश है इन दोनों के बीच में स्थित है। तो आप खुद देखो ये 17 से स्टार्ट होता है, ये 21 तक पहुंचा है, तो 17-21 के बीच में आपका 19 तो आता ही है ना, तो भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे यानी कथन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरे की बात करेंगे, बेंगलुरु की अवस्थिति, अब बेंगलुरु ढूंढ लो, बेंगलुरु है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है तो साउथ वाले को देखते हैं, 13 डिग्री 14 मिनट। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है और चेन्नई की है 13 डिग्री 54 मिनट। तो आप बताओ 13 डिग्री 14 मिनट और 13 डिग्री 54 मिनट इनमें से किसकी तुलना में, यानी बेंगलुरु जो है वहां पर अधिक दक्षिणावर्ती होगा। बेंगलुरु का है, बेंगलुरु 13 डिग्री 14 मिनट पर है, तो ये अधिक दक्षिणावर्ती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि 2 और 3 यहाँ पे सही हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भाई
निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के निकटतम है? भारतीय मानक समय रेखा भी तो पता होना चाहिए, अभी पढ़ते आ रहे हैं। 82 डिग्री 30 मिनट की भारतीय मानक समय रेखा है। और ये कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ये भी तो पता होना चाहिए। भारत पूरा ईस्ट में है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा, तो मैंने लिख दिया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, EL लिख लो, समझ लो उसे। अब बोला गया है कि इनमें से सबसे निकटतम कौन है। अभी हमने देखा कर्क रेखा के सबसे निकटतम ये पढ़ा था। अब बताना है कि दशांतर रेखा जो है, जो कि हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, उसके निकटतम कौन है, बताइए। तो यहां पे रीवा जो दिया है, तो रीवा है 81 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 20 मिनट। अब 82 डिग्री 20 मिनट की बात आ रही है, तो 82 डिग्री 20 मिनट है और ये 82 डिग्री 30 मिनट है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? ये तो 10 मिनट का डिफरेंस है बस। चलिए और देख लेते हैं। ये 78 डिग्री, ये तो डिग्री में डिफरेंस आ गया भाई, और ये 75 डिग्री 76 डिग्री, ये तीनों ही डिग्री में डिफरेंस है, ये केवल मिनट में डिफरेंस है। तो निकट कौन होगा? ये होगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन चारों में से रीवा सबसे निकट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या कहता है? यदि भारतीय मानक समय रेखा, पहले ये पता कर लेते हैं, हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। 82 डिग्री 30 मिनट की हमारी क्या है? भारतीय मानक समय रेखा है, लिख लिया। अब यहां पे क्या है कि पूर्वान्ह यानी भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वान्ह के 10 बजे हैं, तो यहां पर 82.5 डिग्री पर क्या है? 10 बज रहे हैं। इस 82 डिग्री 30 मिनट पर मैंने बजा दिए 10, ठीक है, 10 बज गए। अब बोला गया है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मान क्या होगा? अगर मैं शिलोंग के स्थानीय मान की मैं बात करूं तो 92 डिग्री पर शिलोंग है, तो यहां पे शिलोंग कितने पर है? 92 डिग्री पर है। तो आप एक बात बताओ, अगर शिलोंग यहां पे 92 डिग्री पर है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो 92 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट को डिफरेंस कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? तो लगभग ये आपका आएगा 9 डिग्री 30 मिनट का, 9 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आया? अंतर दोनों के बीच में आया 9 डिग्री 30 मिनट का। अब मुझे क्या करना है? इसमें मुझे 4 मिनट का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट का, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, या फिर कह सकते हो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो ऐसे ही 9.5 डिग्री घूमने में से कितना टाइम लगेगा? तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग आएगा ये 38 मिनट। कितना आएगा? 38 मिनट। और 38 मिनट अगर ये आ रहा है तो इस पर तो 10 बजे हैं भाई। अगर 10 बजे यहां पे हैं तो उसका स्थानीय मान कितना होना चाहिए था? 10:38, क्योंकि आगे है। शिलोंग कहां पर है? 82 डिग्री से आगे है। आगे होने का मतलब है कि वहां पे आगे टाइम होगा, आगे है तो इसका मतलब क्या है? 10 मिनट, 10:38 हो रहे होंगे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब क्या होता है? मध्याह्न का मतलब है दोपहर होना, ठीक है। अब मैंने बोला IST, भारतीय मानक समय रेखा जिसे हम कहते हैं IST, और इसका मतलब मान क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट है। और इस पर कितने बज रहे हैं भाई? 12 बज रहे हैं, मध्याह्न हो रहा है भाई, 12 बजे हैं। अब मुझे क्या बताना है? 120 डिग्री की बात करनी है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानीय मान क्या होगा? 120 डिग्री की अगर मुझे पता करना है तो मैंने पहले मुझे डिग्री पता करनी है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस करो, 120 से अगर मैं 82 को माइनस कर दूंगा, 82 डिग्री 30 मिनट को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? तो ये लगभग आएगा आपका 37 डिग्री। 120 से 82 को माइनस करूंगा तो ये कितना डिफरेंस आएगा? ये लगभग आएगा आपका 37 डिग्री का, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आप आसानी से कर पाओगे। 82 डिग्री 1/2 लिख दो, हाफ डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो लगभग 37 डिग्री का डिफरेंस आएगा। 37 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस को निकालोगे, ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है? ये मिनट, 1 डिग्री की बात करनी है तो 1 डिग्री में 4 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री की घूमने में 4 मिनट लगते हैं ना। कर लो मिनट, 4 मिनट का मल्टीप्लाई कर दो। किया मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मैंने पता कर लिया ये 150 मिनट निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं? 150 मिनट निकल के आते हैं। अब 150 मिनट होते कितने हैं? तो भाई 150 मिनट में 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, बचे 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट को क्या करना है? ऐड करना है। 12 बज रहे थे, कितने बज रहे थे? 12 बज रहे थे। अब 12 बजे में 2 घंटे 30 मिनट को ऐड कर लो, तो 12 बजने में 2 घंटे 30 मिनट को ऐड करेंगे तो 14 बजेंगे, जो कि आपके दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी दिख गया मुझे। 14 मिनट 30 मिनट हो गया, 14 घंटे या 14:30 का समय हो रहा होगा, ठीक है। आ गया समझ? आ गया होगा मुझे लगता है, और नहीं आया हो तो आप रिपीट मोड पे एक और बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको पता है
आईएसटी की बात करूंगा तो आईएसटी 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? आईएसटी 5 राज्यों से गुजरती है, जिसे हम 82.5 की मानक रेखा कहते हैं। और ये कहां से गुजरती है? यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के अलावा ये कहां पहुंचती है? उड़ीसा पहुंचती है। उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ में निकल जाती है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 5 स्टेट हैं जहां से निकलती है। अब मुझसे पूछा गया कि कौन कहां से नहीं गुजरती, बता दो ना, बताओ। आंध्र प्रदेश से भाई गुजरती है, लिखा है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लिखा है भाई। उड़ीसा, महाराष्ट्र से तो नहीं गुजरती भाई, कहीं भी नहीं है। और महाराष्ट्र में डी उत्तर प्रदेश तो है। और उत्तर प्रदेश के नैनी से, इलाहाबाद का नैनी, कहीं कहीं पे मिर्जापुर है। तो आप दोनों को आंसर को लेके चलना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 जो है वो इनमें से किस नगर से होकर गुजरती है? तो आपको नगर बताने हैं। तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में, गलत हो गया। दिल्ली से गुजरती नहीं है, गलत हो गया। बिहार से गुजरती नहीं है, गलत हो गया। बचा इलाहाबाद, क्योंकि यूपी से निकलती है और इलाहाबाद से निकलती है प्रयागराज के नैनी में, यानी इलाहाबाद जो है इसका नाम आप क्या है? प्रयागराज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 आपसे क्या कहता है? 33 कहता है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? और प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जिसे हम आईएसटी कहते हैं, तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो 82.5 डिग्री का है। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। 2 बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, 2013 में, और यूपी लीवर में भी आपका 2013 में पूछा गया। एक ही साल में 2 बार पूछ लिया गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 34। 34 आपसे क्या कहता है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से, लखनऊ से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर के। भाई चारों तो यूपी से हैं, लेकिन किसके नजदीक से लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के नैनी से। तो आईएसटी किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 आपका क्या कहता है? कि भारतीय मानक समय तो है, एक ग्रीनिच लाइन है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? ये वैसे रटा होगा आपको सबको, ठीक है, वैसे तो आपको सबको रटा होगा, लेकिन क्या है? जीएमटी की बात करूं मैं, जीएमटी की बात करते हैं, जिसे हम ग्रीनविच माध्य समय कहते हैं। तो जीएमटी होता क्या है? जीएमटी होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे क्या होगा? 0 डिग्री होगी। तो 0 डिग्री क्या है? ये आपकी लाइन जो है ये 0 डिग्री की लाइन है। अब 0 डिग्री की ये लाइन है, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरीके से, इस तरीके से आपके आगे बढ़ते चले जाते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ईस्ट में और आपके वेस्ट में। तो इस तरीके से आपकी बढ़ती चली जाती हैं। इंडिया कहाँ पड़ता है? इंडिया आगे बढ़ता है यहाँ पर, इस एरिया में। और यहाँ की जो लाइन है हमारी वो कौन सी है? आईएसटी की, वो है आपकी 82.5 डिग्री की। 82.5 डिग्री की यहाँ पे लाइन है। ये 82 डिग्री ईस्ट में है ना, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा ना, ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गया। हो गया। अब मुझसे पूछा ये कितना आगे है, कैसे पता करूंगा? डिफरेंस कर दो, दोनों में डिफरेंस कर दो, कितना आएगा? 82.5 आएगा। 82.5 तो आ गया। अब करना क्या है? 82.5 का हर 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट रखते हैं। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? इससे 4 का कर दो मल्टीप्लाई, और जैसे ही मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग आता है 330 मिनट। और 330 मिनट जो होते हैं वो लगभग कितने होते हैं? 5, यानी 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 घंटे 30 मिनट होते हैं। अब भाई ये क्या आ गया? 5 घंटे 30 मिनट आ गए, लगभग 5.5 घंटे आ गए। प्लस में या माइनस में? तो हमें पता है 0 डिग्री से ईस्ट में है, तो ईस्ट में है तो हम आगे हैं ना, आगे हैं तो प्लस होगा या माइनस होगा? तो प्लस होगा। तो आप जब टाइम लगाते हो ना फोन में भी, तो फोन में भी आपका +5:30 जीएमटी लिखा होगा। इस +5:30 जीएमटी का मतलब क्या है? कि हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि जीएमटी 0 डिग्री पे है, तो जीएमटी हमसे 5.5 घंटे पीछे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है? यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है तिरप, और वहां पे सूर्योदय होता है 5 बजे। फिर पूछा गया है गुजरात में कांडला में होता है, कहां कितने बजे पे होगा? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे निकल रहा है, गुजरात में कितने बजे निकलेगा? तो इन दोनों में भाई 2 घंटे का ही तो अंतर होता है। अभी इतनी देर से यही तो पढ़ रहे थे, तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब अरुणाचल प्रदेश और आपके गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो आंसर क्या होगा? अगर वहां पे 5 बजे पहले निकलता है तो गुजरात में तो बाद में देखेगा ना, तो कितने बजे देखेगा? 7 बजे देखेगा, यानी 2 घंटे बाद। आंसर क्या हो जाएगा? लगभग आपका 7 बजेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? कौन सा ऐसा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर लाइन क्या होती है? तो जी देशांतर लाइन हम इतनी देर से देखे थे। देशांतर लाइन होती है आपकी इस तरीके की, ये है आपकी देशांतर लाइन, ये ठीक है, ये आपकी देशांतर लाइन होती है तरबूज की तरह पे काटने पर। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सबसे समीप होगा, तो दिल्ली का हमें पता होना चाहिए। तो दिल्ली का है कितना, तो दिल्ली का हमें मालूम होना चाहिए। तो कितना होता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दिल्ली में ये गया 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट तक होता है। जो देशांतर है वो कौन सा है? 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट का। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब पूछ रहा है कि इनमें से सबसे समीप कौन सा है। देखो बंगलुरु की बात करेंगे तो 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट, तो यहाँ पे आप बताओ, तो ये 22 है ये 19 है, तो कितने का डिफरेंस है? ये 3 मिनट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 3 मिनट का डिफरेंस है। ये तो 78 हो गया, ये तो 1 डिग्री का डिफरेंस, ये भी 78 1 डिग्री, ये 73, ये 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो बचा कौन सा मेरे पास में? बंगलुरु बचा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये हो गया आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन, यानी जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे सबसे शुरुआत में, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक रह गए हैं उसको मैं अगले दिन कराऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये टॉपिक थे, क्षेत्रफल, इसको हमने समझा। क्षेत्रफल के बाद में अक्षांशीय विस्तार को समझा, भारत और कर्क रेखा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन किए, और आपके मानक समय यानी भारतीय मानक समय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन, आपके घटना चक्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कराया। अब आगे जो इसके बाद में जो भी चैप्टर होंगे यानी जो भी टॉपिक होंगे हम उन टॉपिक को लेके आएंगे और टॉपिक को यहाँ पे ऐसी इसी तरीके से समझेंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो करना क्या है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस तरीके से क्लासेस रोजाना मिलती रहेंगी। हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं जो अखिल सर के द्वारा ली गई हैं, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप उन क्लासेस को देख सकते हो। और आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है तो ज्योग्राफी की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें आरओ एआरओ के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये आपके घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, तो वो पूरी किताब यानी बुक लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आओ हमारे साथ में पढ़ सकते हो। और अगर आपने बुक ली है तो बुक ले रखी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ थ्योरी होती है और एक होता है समझना। तो मैं यहाँ पे आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को और बढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको अगर लैंग्वेज चेंज करके भी मिलते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अपने साथियों को जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं आप उनको भेज सकते हैं। और अपने प्रैक्टिस को, जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है उनको रिवीजन करना है तो आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़ सकते हो। और रोजाना क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल पर रोजाना आ सकते हो। और आपको इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिससे आपको जो क्लासेस आती जाएंगी उन क्लासेस को आप एक साथ में भी देख सकते हो। क्लासेस आपकी छूट जाती हैं तो आपको बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है और रोजाना प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ में जुड़ के करनी है। तो आप हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़ते रहें और जुड़ने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यानी अच्छे स्टेप लेते रहें। और आपके स्टेप से यानी हमारे स्टेप से आपका अगर अच्छा होता है, आपको बेनिफिट होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। ठीक है, अब लगते हैं आज का क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।